नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, कहते हैं अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है कि देर करने वाले अक्सर ही इसे खो देते हैं। जी हाँ दर्शकों, इसीलिए एक नई सुबह की शुरुआत हुई है, यानी कि जिंदगी ने, आपके जीवन ने आपको एक नया अवसर दिया है। तो उठिए, जागिए और अपने इस अवसर को जो आपके इस जीवन ने आपको दिया है उसे आप सही तरीके से पूर्णतः इस्तेमाल करिए और अपनी जिंदगियों को और बेहतर बनाने की ओर जिस पथ पर आप अग्रसर हैं उस पथ पर वापस से अग्रसर हो जाइए। इसके साथ ही दर्शकों, हर सुबह की शुरुआत आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं एक बेहद ही उम्दा विचार के साथ। ये जो सुविचार होते हैं ये हमारी और आपकी जिंदगियों को बेहतर ढांचे में ढालने के लिए एक बेहद ही अहम किरदार निभा रहे होते हैं। तो चलिए दर्शकों, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे और आपके जीवन को एक नया मुकाम मिलेगा, एक नया सहारा मिलेगा, इस उद्देश्य के साथ हम और आप देखते हैं आज का सुविचार। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपको बता दें कि आज हमारे समक्ष स्टूडियो में जो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं क्षेत्रीय निदेशक ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार। सबसे पहले तो सत्यजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, और बिहार बिहान के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे सत्यजीत जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, मगर सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप क्षेत्रीय निदेशक हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस योजना के बारे में बताएं, ये ईएसआईसी क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी और एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत जो संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उनके सामाजिक और आर्थिक जो सुरक्षा होता है उसको इसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। और आकस्मिकता की स्थिति में बीमारी, प्रसूति और जो हितलाभ होते हैं और जो मतलब दुर्घटना चोट होते हैं उसके अंतर्गत इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें ये योजना है ये बेसिकली गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कि आवश्यकता के अनुसार उनको हित लाभ दिया जाता है और इनके योग्यता के आधार पे इनको अंशदान देना होता है और आवश्यकता के आधार पे हित लाभ दिया जाता है। और इस योजना का जो खास बात ये है कि इसमें 21,000 तक के जो पाने वाले कर्मचारी होते हैं इस दायरे में आते हैं। और देखा जाए तो ये योजना जो था ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये पहला ऐसा सामाजिक सुरक्षा योजना था जो लागू किया गया था सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। और उस दौरान क्या हुआ था कि हमारे जितने भी उद्योग धंधे थे वो बहुत नवजात अवस्था में थे और केवल वस्त्र उद्योग या ये ले जूट उद्योग या फिर रसायन इन्हीं तक सीमित था। उसके बावजूद भी इस दौरान जो इतनी अच्छी सामाजिक सुरक्षा योजना का परिकल्पना किया गया ये अपने आप में उल्लेखनीय है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये योजना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आप देखेंगे कि ये 1948 में इस योजना को संसद के द्वारा पारित किया गया था और ये इस योजना का शुभारंभ 1952 में किया गया था। और सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी उनके द्वारा किया गया था कानपुर में, और एक ही साथ किया गया था दिल्ली में। उस दौरान हमारे साथ केवल 1,20,000 कर्मचारी हुआ करते थे और उस दौरान केवल हमारे पास 7 नियोक्ता जो होते थे 25,000 थे। लेकिन ये संख्या बढ़ के आज के समय में समझ जाइए कि 3 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ जो हमारे लाभार्थी हैं लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा हैं। और जो हमारे साथ जो नियोक्ताओं की संख्या है वो 12.5 लाख है। और इसके अलावा हम लोग जो इस योजना के अंतर्गत बहुत प्रयास करते रहते हैं कि जो कामगार हैं ईएसआईसी के से जो जुड़े कामगार हैं उनको मेडिकल के साथ साथ और जो नगद हित लाभ है वो प्रदान करें। बिल्कुल,
इस योजना की जानकारी हमने प्राप्त की। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्रीय निदेशक हैं आप ईएसआईसी के। बतौर क्षेत्रीय निदेशक आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वहन आप कर रहे होते हैं? कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मेरा काम है कि हमारा जो मुख्यालय है जो दिल्ली में अवस्थित है, उनके द्वारा जो नीति निर्धारण किए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हमको बिहार राज्य में करना होता है। साथ में राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करके मेडिकल की व्यवस्था करना, नगद हित लाभ को लोगों तक पहुंचाना, और जो हमारा जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो मेन जो स्कीम है आश्रित हित लाभ और जो पार्शियल डिसेबलमेंट बेनिफिट या डिसेबलमेंट बेनिफिट उसका सैंक्शन देना और मेडिकल का विस्तार करना, इस स्कीम का प्रचार प्रसार करना। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा जो ईएसआईसी के जो ऑफिसेज हैं उनका देखभाल करना, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, यहाँ के लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो लोग होते हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ और भी है कि यहाँ के जो कर्मचारी राज्य के जो क्षेत्रीय निदेशक होते हैं उनके अंतर्गत बिहार क्षेत्र में जितने भी ऑफिसेज हैं उनके कंस्ट्रक्शन का भी काम उन क्षेत्रीय निदेशक को ही देखना होता है। बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि अधिनियम के रूप से ये कब से लागू हुआ है? ये ऐसे तो संसद के द्वारा 1948 में पास किया गया था और उसी समय से ये लागू है, लेकिन इसका शुभारंभ जो है 1952 में किया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थी जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये कानपुर में लागू किया गया था 1952 में। जी 1952 में। इसको लागू करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? हाँ, ये इसके लागू करने का जो उद्देश्य था कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना का, उसका मेनली ये था कि हमारे जो बहुत सारे जो 1948 जो औद्योगिक क्रांति का समय था, उसमें जो बहुत सारे हमारे जो कर्मचारी होते थे जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता था कर्मचारी का फैक्ट्री में, तो उनको देखभाल करने के लिए उस तरह की कोई योजना नहीं थी। इसके कारण हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी वर्ग के लोग थे उनको दिक्कत आता था, ना उनका कुछ इलाज हो पाता था। अगर वो छुट्टी में चले जाते थे तो उनका दैनिक वेतन उनका रुक जाता था, उनके घर का जो इस हिसाब से घर का खाना पीना जो है सब रुक जाता था। उसको देखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस तरह का एक सामाजिक सुरक्षा एक योजना लाना चाहिए जिसके अंतर्गत जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये इस योजना का ये उद्देश्य था। यानी कि उनके परिवार वालों को भी सही तरीके से जो मदद की आवश्यकता है वो मदद पहुंचाई जा सके। जी जी जी, ये भारत सरकार का उद्देश्य था। हम आपसे जानना चाहेंगे जो कर्मचारी होते हैं, आपने बताया कि उनकी भी मदद की जाती है, किस प्रकार से कर्मचारियों की मदद की जाती है ईएसआईसी के दौरान? कर्मचारी राज्य बीमा जो योजना है, इसके अंतर्गत एक तो जो कर्मचारी होते हैं अगर उनका बीमारी अगर काम करने के दौरान में अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनको हम लोग चिकित्सा देखभाल करते हैं। चिकित्सा देखभाल के रूप में हम लोग उनको हमारे लिए उनके लिए डिस्पेंसरी यहाँ पे है, उस डिस्पेंसरी में जाके उसका इलाज ले सकते हैं। और अगर कुछ स्थिति ऐसी होती है कि उनका जो प्राइमरी केयर का इलाज के अलावा अगर सेकेंडरी केयर के इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर हम लोग उनको चिकित्सा देखभाल के साथ साथ नगद हित लाभ भी देते हैं, जिसके लिए हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, जितना दिन तबीयत खराब हुआ तो उनका तो जो वेतन होता है वो रुक जाता है, तो उस वेतन को रुक जाने की स्थिति में ईएसआईसी उनको उनके जितने दिन वो काम पे नहीं आते हैं उनका वो वेतन भी ईएसआईसी देती है। इसके साथ साथ हमारा जो ईएसआईसी योजना है उसके अंतर्गत हम कर्मचारियों को और भी जो है अटल बीमित व्यक्ति योजना देते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है और बेरोजगार हो गया तो उसके दौरान हम लोग बेरोजगारी भत्ता देते हैं। साथ में मान लीजिए कि आज ही के दिन कोई ज्वाइन किया है और आज ही के दिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए हमारे पास अपंगता हित लाभ है, साथ में आश्रित हित लाभ है जो उनके परिजनों को हम लोग प्रदान करते हैं। साथ में अगर मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है और जो सुपर एनुएट हो जाता है यानी कि रिटायर्ड हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास एक ऐसा स्कीम है जो उस स्कीम के तहत केवल वो साल में 120 रुपया जमा करेगा तो उसके और उसकी पत्नी को मेडिकल की सुविधा हम लोग देते हैं। केवल 120 रुपये? केवल 120 रुपया में। जी बिल्कुल। बेहद ही उम्दा कार्य है इस वक्त जो लोगों के लिए किया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसे कवर करने के लिए जो कवरेज है इसके लिए कौन सारे प्रतिष्ठान हैं जो जुड़े हुए हैं ईएसआईसी से? ईएसआईसी योजना के अंतर्गत वैसे प्रतिष्ठान आते हैं। मान लीजिए कि
एक ईएसआईसी योजना में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो इस ईएसआईसी योजना को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस क्षेत्र में ये अधिसूचित होता है उस क्षेत्र के सारे फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग आते हैं उनको मैंडेटरली ईएसआईसी के दायरे में आना है और उसमें आके वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद कंप्लायंस होता है। इसके साथ साथ वो जो संबंधित राज्य सरकारें होती हैं वो भी चाहे तो किसी प्रतिष्ठानों को ईएसआईसी के दायरे में ला सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 के अंतर्गत जैसे आज के समय में शॉप, फिर सिनेमा हॉल, फिर रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इस तरह के बहुत सारे जो प्रतिष्ठान हैं ईएसआईसी के दायरे में आ सकते हैं। बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी बातें जो आपने इस वक्त बताई ईएसआईसी के बारे में, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद से ये पहला ऐसा था जो इनिशिएटिव था जो भारत सरकार द्वारा लिया गया था, ये बहुत ही सराहनीय है। मगर ऐसा भी है कि कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। हम चाहेंगे कि आप उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें कि यदि वो लोग पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो वो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो प्रोसेस क्या है? देखिए, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो दो तरीके का है। एक तो एम्प्लॉयर के लिए रजिस्ट्रेशन है और दूसरा है एम्प्लॉय के लिए रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी नियोक्ता जिनको अभी तक ईएसआईसी के बारे में जानकारी नहीं है, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो हमारा ईएसआईसी के पोर्टल पे जाए और या तो श्रम सुविधा पोर्टल जो भारत सरकार ने चालू किया है उसके माध्यम से जाके अपने इकाई को रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल। इकाई को रजिस्टर बहुत ही आसान हो गया। पहले क्या होता था कि कोई भी नियोक्ता को पहले ईएसआईसी के कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ता था, फिर उसके बाद ये हम लोग उनको 70 कोड नंबर अलॉट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से एम्प्लॉयर को ही एक्सेस हम लोगों ने दे दिया है। वो एम्प्लॉयर ऑनलाइन जाके श्रम सुविधा पोर्टल पे या ईएसआईसी के पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। उसके साथ ही अगर जब एम्प्लॉयर रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसके अंतर्गत जितने भी 10 एम्प्लॉई है या 10 से अधिक है तो उस कोड के अंतर्गत एम्प्लॉई को रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद उनको 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर जनरेट होता है जो एम्प्लॉई को बेनिफिट लेने में सुविधा होती है। बिल्कुल जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ईएसआईसी उन व्यक्तियों को या बात करें जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनकी मदद किस प्रकार से कर रहा होता है? कर्मचारी राज्य बीमा योजना का जो इसका निर्माण ही किया गया था वो जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए। आप देखेंगे कि मैंने बताया कि 21,000 तक के जो लोग पाते हैं या उनका जो वेतन है वो अपने आप में ही दिखाता है कि वो बेचारे बहुत निचले स्तर पे हैं। तो उनके लिए ये योजना लाना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आप देखेंगे कि चिकित्सा हित लाभ इसमें बेसिकली होता क्या है, मूलतः इसमें होता क्या है कि कर्मचारी का जो सैलरी होता है उसका कुछ प्रतिशत कट के ईएसआईसी के पास जाता है। उसके बदले में ईएसआईसी उसको मेडिकल बेनिफिट, उसको और उसके परिवार को मेडिकल बेनिफिट देती है। उसके बाद कैश बेनिफिट देती है उसको। उसके बाद आप देखेंगी कि अगर वृद्ध हो जाता है तो उसको हम लोग 120 रुपये जमा करके उनको मेडिकल का फैसिलिटी देते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और भी स्कीम आया हुआ है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चे को हम लोग, हमारे यहाँ अभी 8 मेडिकल कॉलेजेज है और 2 मेडिकल कॉलेजेज और आने वाले हैं जिसमें एक बीटा है और एक अलवर है, तो अभी 10 मेडिकल कॉलेजेज हो जाएंगे। उनमें हम लोग अपने जो कर्मचारी हैं, जो ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी हैं, उनके बच्चे को हम लोग वहाँ पे आरक्षण देते हैं, उसमें एडमिशन करवाते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। यानी कि ना तो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि उस व्यक्ति के परिवार, जो कर्मचारी है उसके परिवार का भी देखभाल करने का जो जिम्मा है वो ईएसआईसी उठाती है जी। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति ईएसआईसी से जुड़ा है, जब आपने बताया रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान क्या व्यक्तियों को कुछ पेमेंट करना होता है, ऐसे भी कुछ होता है प्रक्रिया? देखिए, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयर को कवर किया जाता है या रजिस्ट्रेशन करना होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि सेक्शन 212 है ईएसआईसी का, वो फैक्ट्री का है, तो उसको अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैन पावर एजेंसी है या सिक्योरिटी एजेंसी है तो उसके लिए हमारे ईएसआईसी के पोर्टल पे जाएंगे तो उनको रजिस्टर करने के लिए कुछ एडवांसेस देना पड़ता है। यानी कि अगर उनके यहाँ 10-20 एम्प्लॉई है या 10 एम्प्लॉई है तो उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का एडवांस उनको देने का प्रावधान है।
वो बिल्कुल। 6 महीने का एडवांस देंगे तभी वो रजिस्टर होगा। अदरवाइज 212 के सेक्शन के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती है शुरुआती दौर में। सत्यजीत जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों के बारे में, उन्हें काफ़ी प्रकार के लाभ मिल रहे होते हैं। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन प्रकार के लाभ मिल रहे होते हैं जो कर्मचारी जुड़े हुए रहते हैं ईएसआईसी से। जी, ईएसआईसी के धारा 46 के अंतर्गत हमारे यहाँ जो कर्मचारी जो जुड़े रहते हैं ईएसआईसी से उनके लिए कुछ लाभ हैं, जैसे कि चिकित्सा हित लाभ, बीमारी हित लाभ, फिर अपंगता हित लाभ, आश्रित हित लाभ, इस तरह के हित लाभ और भी बहुत सारे हित लाभ हैं। चिकित्सा हित लाभ के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, आज ही के दिन ज्वाइन करता है, तो आज ही से अगर वो बीमा योग्य रोजगार में आ जाता है तो आज से ही वो और उसके आश्रित जो होते हैं मेडिकल बेनिफिट पाने के हकदार हो जाते हैं। और अगर वो फिर क्या होता है कि अगर वो एक निश्चित अवधि तक कंप्लायंस करने के बाद, अभी तो क्या होता है कि जब आज ज्वाइन किया तो प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए इंटाइटल हो जाते हैं, कुछ निश्चित अवधि तक अगर अंशदान देते हैं तो उसके बाद सुपर स्पेशलिटी के लिए वो इंटाइटल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ पर तो प्राइमरी केयर का इलाज होता है, हॉस्पिटल्स में सेकेंडरी केयर, उसके अलावा भी जो हमारे पास जो हॉस्पिटल्स है उसके लिए सुपर स्पेशलिटी के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो अगर हमारे बीमितों को ज़रूरत पड़ता है इस तरीके का कि उनके सुपर स्पेशलिटी की इलाज की ज़रूरत है तो हम लोग सुपर स्पेशलिटी में उनको भेजते हैं। साथ में अगर ज़रूरत पड़ता है तो हमारे पास कुछ टाई अप हॉस्पिटल है वहाँ भी उनको भेजते हैं। तो ये मेडिकल बेनिफिट के तहत हम लोग ईएसआईसी के हमारे जो बीमाकृत व्यक्ति है उनको बेनिफिट देते हैं। उसके अलावा जो इस सेक्शन का जो 46 है सेक्शन है उसी में हम लोग बीमारी हित लाभ भी उनको देते हैं। जैसे ईएसआईसी के जो बीमाकृत व्यक्ति होते हैं, इसमें होता क्या है कि ईएसआईसी के जो कर्मचारी होते हैं उनके बिहाफ पे 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, 2 अंशदान अवधि होता है, उसमें उनका कंप्लायंस होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जो एक अवधि होता है अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो अगर इस अवधि में उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन का एक अवधि फिक्स है, जैसे बीमारी हित लाभ प्राप्त करने के लिए अगर कोई कर्मचारी है उसका 78 दिन का अंशदान दिया हुआ है तो उसको हम लोग बीमारी हित लाभ देते हैं। और ये बीमारी हित लाभ में आप समझ जाइए कि अगर किसी आदमी को बीमार पड़ गया है तो उस बीमार पड़ गया है तो उसका जो दैनिक औसत जो वेतन है, औसत जो दैनिक वेतन है उसका हम लोग 70% देते हैं। मान लीजिए किसी का एक आदमी है जिसका 500 रुपया आज का दैनिक वेतन है तो उसका 70% यानी कि 350 रुपये के हिसाब से मतलब कि वो जितना दिन तक बीमार रहता है, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमारी हित लाभ के अंतर्गत हम लोग मैक्सिमम 91 डेज तक उसको बेनिफिट दे सकते हैं। 91 डेज तक 350 रुपये के हिसाब से आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, लेकिन अगर घर पे बैठा हुआ है, अगर इलाज करा रहा है तो उसके बिहाफ पे उसके अकाउंट में हम लोग पैसा देते हैं। ये बीमारी हित लाभ के अंतर्गत आता है। बीमारी हित लाभ में ही मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कर्मचारी, एक ऐसा तो नहीं है कि केवल 91 दिन तक ही तबीयत खराब रहेगा, हो सकता है कुछ का तबीयत ज़्यादा दिन तक खराब रहे, तो हमारे यहाँ एक है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट यानी कि विस्तारित बीमारी हित लाभ में क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ सूची है, यानी कि 34 बीमारियों की ऐसी सूची है कि अगर कोई बीमाकृत व्यक्ति है उस डिजीज से अगर वो ग्रसित हो जाते हैं, जैसे एड्स हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ और इस तरह के मैलिग्नेंट जो हुआ, इस तरह का अगर कोई बीमारी उसको लगा हुआ है तो उसका मेडिकल बोर्ड में जाता है और उसके आधार पे हम लोग उनको 2 साल तक उसका जो औसत दैनिक वेतन होता है उसका 80% तक हम लोग पैसा देते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल दिया था 500 रुपया, अगर मान लीजिए किसी कोई हमारा बीमाकृत व्यक्ति है और उसका 500 रुपया आज का डेली वेज है तो उसका 80% यानी 400 रुपया के हिसाब से हम लोग उसको 2 साल तक पैसा देते रहते हैं। और उसके अलावा जो है इसी सिकनेस बेनिफिट में एक है इन्हांस सिकनेस बेनिफिट। इन्हांस सिकनेस बेनिफिट में क्या होता है कि जो बीमाकृत व्यक्ति हमारा महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि अगर उनको ये करवाना है, ट्यूबेक्टोमी करवाना है या वेस्कोटोमी करवाना है तो उसके लिए हम लोग उनको भी पैसा देते हैं। उसमें पुरुष के लिए 7 दिन तक के लिए पैसा देना होता है और महिला के लिए 14 दिन तक के लिए पैसा देना होता है। और इसमें जो पैसा हम लोग देते हैं उनको, उनका जो डेली एवरेज वेजेज है वो पूरा, जैसे अगर 500 रुपये है तो 500 रुपये के हिसाब से पुरुष को 7 दिन के लिए और महिला को 14 दिन तक के लिए देते हैं। तो ये सिकनेस बेनिफिट के अंतर्गत देते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये जाना हमने। हाँ जी बताइए। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल, ये जाना हमने इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही अब हम आपसे जानना चाहेंगे सत्यजीत जी कि आज आप बतौर क्षेत्रीय निदेशक कार्य कर रहे हैं ईएसआईसी में। जी।
हम आपसे आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआती दिनों से ही आप ईएसआईसी से जुड़े रहे, क्या रहा आपका सफ़र? नहीं, मैंने अपने करियर का जो शुरुआत किया था एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में 2004 में मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया था और वहाँ पर 1 महीना रहने के बाद फिर मेरा जो ट्रांसफ़र है वो वाराणसी हो गया। वाराणसी में मुझे एक ब्रांच में एक पोस्टिंग की गई थी, वहाँ पे बैंक का मैंने काम किया था और वहाँ पे जो पब्लिक डीलिंग होता है उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा और उसमें पता चला हमको कि बैंक में अगर पब्लिक से ऐसे डील कर सकते हैं तो प्रशासन में अगर काम करने का मौका मिला तो हम इससे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग वहाँ पर 4 साल वाराणसी में रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि फिर से 2008 में एक नई वैकेंसी आई तो मैं उसमें स्विच ओवर किया। नेशनल हाउसिंग बैंक में मैंने डिप्टी मैनेजर के रूप में स्केल 2 में ज्वाइन किया था और वहाँ पर मुझे रिफाइनेंस में काम करने का मौका मिला और वो चूँकि आरबीआई का ओनली ओन बॉडी है और वहाँ पे हाउसिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हाउसिंग होता है उसको रेगुलेट करने का मौका मिलता है। तो कमर्शियल बैंक में काम करने और रेगुलेटरी अथॉरिटी में काम करने के साथ साथ मेरा जो दिलचस्पी था, मैं हमेशा से प्रशासन में जाने का था, तो मैं यूपीएससी का तैयारी करता था। तो 4 साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिर 2.5 साल एनएचबी में काम करने के बाद मुझे एनएचबी के दौरान मैं दिल्ली में था, तो उस दौरान मुझे यूपीएससी की तैयारी करने का मौका मिला और उसी दौरान ये ईएसआईसी का वैकेंसी आया था कर्मचारी राज्य बीमा का। तो उसमें मैंने अपीयर होके रिटन परीक्षा पास किया, फिर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू भी हम लोग का धौलपुर हाउस में हुआ था। उसके बाद हम लोग का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद हम लोगों ने 15 सितंबर 2010 को ईएसआईसी को ज्वाइन किया और ईएसआईसी को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे लगभग 8 महीने तक हम लोग की ट्रेनिंग चली, जहाँ पे विभिन्न कार्यालयों में अलग अलग भारत के जो अलग अलग भाग हैं वहाँ पर हम लोग को भेज के ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग ईएसआईसी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हुआ। वहाँ पे मुझे बहुत सारे विभाग दिए गए, एक फाइनेंस ऑफिसर के रूप में, साथ में रिकवरी ऑफिसर के रूप में। और वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद जो रिकवरी के क्षेत्र में जितने भी वहाँ पर टारगेट फिक्स किए गए थे, मैं जब तक एक रिकवरी ऑफिसर के रूप में रहा मैंने टारगेट अचीव किया। वहाँ पर करीब मैं 5 साल तक रहा और 5 साल रहने के बाद मेरी जो ट्रांसफ़र है फिर से पटना हो गई और पटना में आने के बाद सबसे पहले मेरा पोस्टिंग हुआ था ईएसआईसी आदर्श अस्पताल फुलवाड़ी शरीफ में और मैं फुलवाड़ी शरीफ में एक डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मैंने वहाँ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जो भी हॉस्पिटल के प्रशासन को चलाने के लिए करना होता था वो मैं करता था। फिर वहाँ से लगभग 8 महीने रहने के बाद फिर से मेरा तबादला क्षेत्रीय कार्यालय पटना में हो गया और क्षेत्रीय कार्यालय पटना में आने के बाद उसमें मैं बहुत सारे विभागों के देखा वहाँ पे। यहाँ भी इत्तेफाक से फिर से रिकवरी ऑफिसर का चार्ज मिला था और जितनी बार भी रिकवरी ऑफिसर का चार्ज मिला मैंने वो टारगेट पूरा किए। और उसके अलावा मैं यहाँ का पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर भी हुआ करता था, तो उसमें भी बहुत सारे जो इशू आते थे उसको मैं देखता था। और फिर बाद में फिर 31 मार्च 2020 को चूँकि यहाँ के जो क्षेत्रीय का निदेशक थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद मुख्यालय ने ये जिम्मेदारी हमको दी है और 1 अप्रैल 2020 से ये मैं क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक लंबा सफ़र तय किया, अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआती दिन थे वो कहाँ बीते, आपने अपनी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार और कहाँ से ग्रहण की थी? जी, मैं एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से आता हूँ और उस परिवार में मेरी जो माँ है वो सारे परिवार को एक सूत्र के रूप में बांधने का काम किए। उनसे मैंने अपने आप का जो अपने में परस्पर संयुक्त परिवार में रहने के कारण परस्पर सहभागिता और अस्थायित्व का गुण उनसे मैंने पाया है। और जो मैंने अपना जो पढ़ाई किया है वो यहाँ बिहार में पटना का जो उस समय का जो सबसे बढ़िया स्कूल था सर गणेश दत्त उच्च विद्यालय, मैंने वहाँ से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई चालू की और मैट्रिक मैंने पास करने के बाद इंटरमीडिएट मैंने बिहार नेशनल कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी पटना यूनिवर्सिटी बिहार नेशनल कॉलेज से किया और उसके करने के बाद मैंने MBA की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से दरभंगा हाउस से किया था। सत्यजीत जी, आपने बताया कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा भी पटना से ही ग्रहण की है और अभी इस वक्त आप क्षेत्रीय निदेशक हैं बिहार के ही। हम आपसे जानना चाहेंगे बिहार में जब आपने ज्वाइन किया, बिहार आपका घर भी है,
तो इस दौरान आपको किन प्रकार की चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ा? जब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी हमको दिया गया तो इत्तेफाक से उस समय कोरोना का एकदम पीक पे था और उस दौरान ही मुझे ये चार्ज दिया गया। तो उस समय जब ये जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मेरे सामने ये चुनौतियाँ थी कि आप बिना संक्रमित हुए और बिना अपने सारे कर्मचारियों को संक्रमित हुए इस ऑफिस के काम को कैसे चलाया जाए। तो उसके बाद मैंने एक अधिकारियों के साथ बैठक की और हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक प्लान बनाया कि किस तरीके से ऑफिस आया जाए जिससे कि हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित ना हो, साथ में ब्रांच ऑफिस में किस तरह के काम किए जाए जिससे कि वहाँ भी लोग संक्रमित ना हो। और पिछले 2 वेव्स आए उसमें ऊपर वाले की कृपा से कोई भी इन्फेक्शन उन लोगों को नहीं लगा और हम लोगों ने बहुत अच्छा से काम किया। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्षेत्रीय निदेशक के रूप में जब मैंने ये चार्ज लिया है उससे पूर्व ही मुझे ऐसा लगता था कि बिहार में जो ESIC की जो व्यवस्था है उसमें एक चुनौती तो मैं महसूस करता हूँ। ऐसे तो हमारा जो कैश बेनिफिट है बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेडिकल का जो बेनिफिट है जो चिकित्सा हित लाभ है उसको लोगों का मतलब अंतिम जो पैदान पे जो लोग बैठे हैं जो हमारे हित लाभ मतलब लाभधारी है उनको ये मेडिकल बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए, उसमें ये दिक्कत आती रहती है और उसके लिए व्यवस्था करने में भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने क्या है कि अभी 38 डिस्ट्रिक्ट में जो बिहार के जो 38 डिस्ट्रिक्ट है सब में हम लोगों ने मतलब ESIC लागू है और ESIC लागू होने के बाद अभी तो कुछ दिन पहले मतलब कि जब तक ये लागू नहीं था 38 डिस्ट्रिक्ट में तो 16 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने मेडिकल का अरेंजमेंट करके रखा था, लेकिन अब ये 38 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने मेडिकल अरेंजमेंट करने के लिए सेकेंडरी का टाइप के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया था तो लोगों ने उसमें निविदा डाला है। उसके बावजूद भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो डिस्पेंसरीज हैं डिस्पेंसरीज में भी अगर डॉक्टर की पोस्टिंग उस तरह से हो जाए तो हम लोग जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे। तो ये मैं जो मेडिकल के क्षेत्र में जो चुनौती है वो मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ। इस चुनौती की जो आपने बात की है सत्यजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ESIC किस प्रकार से कार्य कर रहा होता है या मदद कर रहा होता है उन लोगों की जो समाज के बिल्कुल अंतिम वर्ग के लोग हैं उनकी। ऐसे तो ESIC जो स्कीम है ये एक बहुत ही पायस स्कीम है। इसकी जो परिकल्पना की गई होगी मैं ये सोचता हूँ जो हमारे जो पहले जो एक जो पूर्वज रहे हैं जो ESIC के बारे में परिकल्पना की है वो 1948 से पूर्व उन्होंने परिकल्पना की होगी और ये स्कीम आज तक प्रासंगिक है। मैं उनके सराहनीय काम के लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए कि जो स्कीम उस समय फॉर्मुलेट की गई थी आज भी उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो गरीब जो ये लाभार्थी हैं उनको अपने सैलरी का बहुत ही मिनिमम पैसा ESIC को देना पड़ता है, उसके लिए ESIC उनको मेडिकल बेनिफिट देती है, साथ में कैश बेनिफिट्स देती है। जैसे मेडिकल बेनिफिट्स में मैंने पहले भी आप बताया कि मेडिकल बेनिफिट्स में क्या होता है, कैश बेनिफिट में सिकनेस बेनिफिट के बारे में बताया। उसके अलावा आप समझ जाइए कि अगर कोई लाभार्थी आज ही के दिन ज्वाइन करता है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी एक्सीडेंट आज ही हो जाती है तो ESIC क्या करता है कि उनके लिए उनका जो आज का दैनिक वेतन होगा उसके आधार पे हम उनको लाइफ लॉन्ग उनको सैलरी पेंशन देते रहेंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है आज ही के दिन ज्वाइन करता है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु आज हो जाती है तो उनके जो आश्रित है उनको देखने वाला तो कोई नहीं है, उसके जीवन यापन के लिए ESIC उनका जो डेली एवरेज वेज होता है उसका 90% उसके आश्रितों को लाइफ लॉन्ग देता रहता है। उसके अलावा हम लोग के यहाँ एक राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है, ये स्कीम 2005 में लॉन्च की गई थी। अगर जो कर्मचारी है काम करने के दौरान में फैक्ट्री बंद हो जाता है या रिट्रेंचमेंट हो जाता है यानी छटनीग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए हम लोग 2 साल तक उनको बेरोजगारी भत्ता देते हैं उसके वेतन के मुताबिक। जी। उसके अलावा भी 2018 में हमारे मुख्यालय ने एक और स्कीम फॉर्मुलेट किया गया है। जैसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में ये था कि अगर फैक्ट्री बंद हो जाए या उसको छटनी कर दे तब ये स्कीम के तहत उसको फायदा दे देते। लेकिन अटल बीमित व्यक्ति योजना में क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी कारण से अगर हमारा जो कर्मचारी है ESIC का लाभार्थी अगर बेरोजगार हो जाता है तो ESIC उसको उसका जो डेली वेजेज होता है उसका 50% देती है। और जो ये स्कीम है
अटल बिमित व्यक्ति योजना कोरोना के दौरान में इन्होंने बहुत लोगों का सहयोग किया है, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन हो जाने के कारण बहुत सारे जो लाभार्थी हैं उनकी नौकरी छूट गई थी, तो मुख्यालय ने इस पे बहुत ध्यान देते हुए हमारे मुख्यालय ने ये स्कीम को थोड़ा सा जो पहले से नॉर्म्स था उसको रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स करने के बाद ये हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिया। इसके साथ मैडम एक चीज़ और है कि हम लोगों ने इसी स्कीम में जो कोरोना के दौरान जो लोग मरे हैं, यानी कि आम लोग भी मरे हैं, उसके अलावा जो हमारे बीमित है वो भी मरे हैं, तो उस 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा है, उस दौरान से लेके 2 साल तक के लिए जो भी कोरोना से हमारे ईएसआईसी के कर्मचारी लाभार्थी मरे हैं उनके लिए कोविड राहत योजना का भी स्कीम हमारा कॉर्पोरेशन लाया है। बिल्कुल। इसके साथ ही सत्यजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में मैंने सुना है, जी। ये क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 केंद्र के जो श्रम अधिनियम है 9, उनको सबको समाहित करके ये एक अधिनियम लाया गया है। ये मूलतः ईएसआईसी, ईपीएफ, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ये सारे जो 7, 8, 9 जो ये स्कीम है, केंद्र के जो स्कीम है, सबको जोड़ के समाहित कर दिया गया है। इसमें ऐसे अभी ये प्रभावी नहीं है, लेकिन इसके जो नियम हैं इसको जो स्टेक होल्डर हैं उनके परामर्श के लिए अभी गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें क्या है कि ईएसआईसी के जितने भी स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स के स्कीम है, उसको बना के रखा गया है। इसमें थोड़ा सा जो नियम्स है उसको थोड़ा रिलैक्स भी किया गया है और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। अभी क्या है कि ईएसआईसी जहां पे 10 लोग काम करते हैं वहीं पे ये स्कीम लागू होता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा जो कोड है उसमें इसको ऐसा कर दिया गया है कि इसको वॉलंटरली भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लांटेशन वर्कर भी इससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो जोखिम से जुड़े हुए लोग हैं, जोखिम जिस इकाई में काम होती है उसमें अगर एक लोग भी होगा तो मैंडेटरली उसको ईएसआईसी के दायरे में आना होगा। अच्छा। और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता में क्या है कि अभी ईएसआईसी में इस तरह का ऐसा नहीं है कि आधार सीड करके ही बेनिफिट ले, लेकिन जब सामाजिक सुरक्षा संहिता आ जाएगा तो आधार का सीडिंग मस्ट हो जाएगा और आधार के सीडिंग के आधार पे ही उनको बेनिफिट्स मिलेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोरोना काल की चर्चा की जी। कोरोना काल के दौरान ईएसआईसी ने किस प्रकार लोगों की मदद की, आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। जी। ये कोरोना पैंडेमिक आया था तो ये मालूम है कि मैं नहीं, आप नहीं, पूरे दुनिया के लोग इससे प्रभावी हुए थे। और जैसा मैंने बताया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना पायस काम के लिए बना हुआ है। उनका क्या हुआ था कि 24 मार्च को ये पैंडेमिक आया और उसके बाद ईएसआईसी ने बहुत सारे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि हमारे पास 160 हॉस्पिटल्स हैं, 160 में से 50 हॉस्पिटल ईएसआईसी खुद रन करती है, यानी कि कॉरपोरेशन खुद रन करती है। उसमें से 23 हॉस्पिटल हम लोग खुद रन कर रहे थे। उसमें से 23 हॉस्पिटल को हम लोगों ने कोविड के इलाज के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें से 13 हॉस्पिटल ऐसे थे कि डेडिकेटेड केवल ईएसआईसी के मरीजों को ही इलाज कर रही थी, केवल कोरोना के मरीजों को ही इलाज कर रहे थे। जिसमें से हमारा बीटा हॉस्पिटल है जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी हम लोग ईएसआईसी कोरोना के मरीजों को, चाहे वो ईएसआईसी का मरीज हो चाहे आम मरीज हो, उसका हम लोगों ने फ्री इलाज किया है। उसके साथ साथ हमारे जो भारतवर्ष में जितने भी ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना के इलाज करवा रहे थे, उसमें हमारा आरटीपीसीआर लैब खोला गया है। और फिर से देखा जाए तो उसके अलावा कोरोना के दौरान हम लोगों ने ये जो अटल बिमित व्यक्ति योजना है उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता दिया है। और साथ में ये जो कोविड रिलीफ स्कीम आया है, कोविड रिलीफ स्कीम के तहत जो मान लीजिए कि कोई क्लेमेंट, कोई आदमी है जो हमारा आईपी है वो मर जाता है, तो उसके लिए हम लोग उसके आश्रितों के लिए एकदम ये स्कीम को एकदम रिलैक्स करते हुए लाए हैं, जिसमें हम लोगों ने कोरोना में बहुत सारे लोगों को मदद किया। बिल्कुल। आपने बेहटा हॉस्पिटल का जिक्र किया है। जी। बेहटा हॉस्पिटल में ईएसआईसी के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू है, आप इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बीटा जो है ऐसे तो 2018 से ही ऑपरेशन में है। और जब ये हॉस्पिटल खुला था तो ये 50 बेड का हॉस्पिटल था, लेकिन 2020 में इसमें कोरोना, जैसा कि मैंने बताया, कोरोना के मरीजों का इलाज किया गया है। लेकिन 2021 के शुरुआत में हमारे मुख्यालय ने ये निर्णय लिया कि ये जो बीटा हॉस्पिटल है, ये चूँकि मेडिकल कॉलेज के रूप में आना था, तो इसमें मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई चालू की जाए। इसके लिए जनवरी 2018 में ही प्रयास चालू किया गया और उसमें बहुत सारी व्यवस्था की जानी थी, जिसमें डॉक्टर्स की बहाली करना, पैरामेडिकल्स की बहाली करना,
हाउसकीपिंग, पैरामेडिकल्स, उसके साथ साथ बसेस को चलाना। तो इसमें से बहुत सारी जिम्मेदारी मुझे भी दी गई थी, जिसमें बस को चलाने का काम। जैसे कि आज के दिन में ये जो ESIC बिहटा हॉस्पिटल है, ये केवल हमारे ESIC के लाभार्थियों के लिए नहीं है, ये आम लोग भी यहाँ पे जाके इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा सा पटना से दूर है, इसके लिए हमारे मुख्यालय ने ऐसा सोचा कि एक मुफ्त बस सर्विसेज चालू की जाए। तो ये मुफ्त बस सर्विसेज हम लोग गांधी मैदान से चालू करके रखे हैं। वो गांधी मैदान से चलती है, रेलवे स्टेशन आती है, रेलवे स्टेशन से हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है फुलवाड़ी शरीफ, वहाँ से पेशेंट को उठा के बिहटा लेकर जाती है, फिर इलाज करके उसको फिर गांधी मैदान छोड़ती है। और ये जो इलाज की प्रक्रिया होती है या क्या पेशेंट्स के लिए मुफ्त होती है? हाँ, ESIC जी करवाता है। ये जो इलाज की सारी प्रक्रिया होती है वो ESIC उसका भुगतान करता है। जी। ये अभी जो क्या है कि ये इसको मेडिकल कॉलेज खोला जाना था, और हमारे मुख्यालय ने इस तरह का निर्णय लिया है कि 1 साल तक सारा जो वहाँ पर इलाज किया जाएगा वो मुफ्त किया जाएगा। और ESIC का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी मतलब उसको अप्रूवल दिलाने से पूर्व उसमें हमारे पास कुशल चिकित्सक की बहाली कर ली गई है, निपुण वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ नर्स है, वहाँ पर अत्याधुनिक लैब की व्यवस्था की गई है। और ये सारी सुविधा हमारे लाभार्थियों के साथ साथ ESIC के लाभार्थियों के साथ साथ जितने भी आम जन उनको नागरिकों के लिए भी मुफ्त है। और उनको दवाई भी हम लोग मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बेहद ही सराहनीय पहल है ESIC के द्वारा। दर्शकों, यदि आपको इस बात की जानकारी नहीं थी तो उम्मीद है कि आज सत्यजीत जी द्वारा मिली इस जानकारी से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे सत्यजीत जी कि महिलाओं के लिए खासकर ESIC किस प्रकार से काम करता है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ESIC जो है वो एक बहुत ही पायस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ESIC के जो बीमाकृत व्यक्ति होते हैं वो पुरुष के साथ साथ महिलाएं होती है। अभी महिलाओं में क्या है कि उनके लिए प्रसूति हित लाभ, अभी ESIC क्या है कि वो महिला जो होती है वो जब ज्वाइन करती है तो उनका कुछ अवधि का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, उनको अंशदान देना पड़ता है। अंशदान देने के बाद वो प्रसूति हित लाभ के लिए एलिजिबल हो जाती है, पात्र हो जाती है। उसके साथ साथ जो कमिश्निंग मदर है, कमिश्निंग मदर मतलब कि जो सरोगेटेड मदर होती है उसके लिए भी ये ESIC लाभदायक होती है, लाभदायक है। फिर जो एडॉप्टेड जो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं उसके लिए भी ESIC मदद करती है। तो ये महिलाओं के लिए भी ये बहुत मददगार है। आज के दिन में ESIC का जो अभी अप्रूव्ड IP का जो लिस्ट आया है उसमें ESIC में 60 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। क्या बात है। और बिहार में 30,000 महिलाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जितने भी जो स्कीम्स हैं ESIC का जो डिपेंडेंट बेनिफिट है, तो जो आश्रित होते हैं, आश्रित में पहला नाम आता है स्पाउस का। तो स्पाउस में ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि फैक्ट्री में पुरुष वर्ग ही काम करते हैं, तो उसकी जो अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको जो कैश बेनिफिट होता है वो महिलाओं को भी मिल रहा होता है। चूंकि वक्त की कमी है सत्यजीत जी, वरना आपके साथ जो बातचीत का सिलसिला है और जो ESIC से जुड़ी जानकारियां हैं ये हम यूं ही हासिल करते रहते, मगर फिलहाल आप इस कार्यक्रम में आए, हमसे इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बातचीत की हमारे आज के मेहमान खास सत्यजीत कुमार, क्षेत्रीय निदेशक ESIC से। काफ़ी कुछ बता गए हमें, ESIC से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियां दे गए। मगर फिलहाल दर्शकों वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। आपसे विदा लेने से पहले आपको बता दें कि आपके द्वारा जो भी संदेश हमें भेजे जाते हैं वो हमें हमेशा प्रेरित कर रहे होते हैं कुछ और बेहतर करने के लिए। तो अपना ये संदेश हमें हमेशा ही भेजते रहें। संदेश भेजने के लिए आप उठाएं कागज़ और कलम, लिख डालें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।